तो यहाँ पर जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, कैसे उनके पास से दो दो वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं और किस तरह से वोट डकैती यहाँ पर हो रही है, इसको साक्ष्य के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया शाज़िया आलमी, प्रवक्ता भाजपा ने। और हम बात कर रहे हैं सेमीकॉन इंडिया 2025 की, किस तरह से 21वीं सदी की ताकत बन रहा है चिप। और तापस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुक करते हैं तापस का, जो इस वक्त मौजूद है सेमीकॉन इंडिया 2025 में। और हम आपको बताएं कि कैसे यहाँ पर आज, जब कल वो एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था जब पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप यहाँ पर बाजार में आई है, किस तरह से आज ये सेमीकंडक्टर चिप भारत के विभिन्न क्षेत्रों को नई गति और नई ताकत प्रदान करेगी, वो भी हम लगातार देख रहे हैं। तो कैसे सेमीकॉन इंडिया 2025 इस वक्त आगे बढ़ रहा है। करीब 33 से भी ज़्यादा देश इसमें शिरकत कर रहे हैं, 350 से ज़्यादा कंपनियां इसमें आ रही हैं और विभिन्न स्तर पर कैसे टेक्नोलॉजी आज काम कर रही है, कैसे टेक के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, इस पर लगातार यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया में हम देख रहे हैं। तो आइए रुक करते हैं तापस का, जो इस वक्त मौजूद है सेमीकॉन इंडिया 2025 में। तापस, आज दूसरा दिन है सेमीकॉन इंडिया का और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दुनिया भर से कंपनियां इसमें शिरकत कर रही हैं, निवेशक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी सी झलक दिखाइए, किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी का ये वहां पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल जय, आपने सही कहा। ये जो है इस वक्त आप जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सेमीकॉन इंडिया 2025 जो है वो दर्शाता है कि देश कितना आगे आ चुका है। डबल पिछले साल से दुगनी लोग जो लोग आए हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट में जो इस वक्त है कंपनीज, वो यहाँ पे शिरकत कर रही है। देश विदेश से लोग आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा से लेके सुची सेमीकॉन, केन्स सेमीकॉन, मेरे ठीक सामने यहाँ पे लैम टेलीकॉम, ये जो जगह है यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए थे। और ये जो टेक्नोलॉजीज है ये तैयार हो रहा है कि किस तरीके से देश को अग्रणी भूमिका निभा पाए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अभी इस वक्त जो सेमीकॉन इंडस्ट्री है जो है करीब 1 ट्रिलियन डॉलर होने वाली है अगले 3 से 4 साल के अंदर। 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 1 ट्रिलियन डॉलर की ये पूरी इकोनॉमी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे भारत एक वैश्विक लीडर बन के उभरता है, एक अग्रणी भूमिका निभाता है और कम से कम 10 से 12 बिलियन डॉलर का एक जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर कर पाता है, तो वो सच में काबिल तारीफ है। आप समझ सकते हैं 4-5 साल पहले तक ये मिशन मोड स्टार्ट नहीं हुआ था। 4-5 साल पहले जब प्रधानमंत्री ने नारा दिया 2021 में कि सेमीकंडक्टर में हम लोगों को आगे बढ़ना है, जब कोविड आया था, कोविड महामारी आई थी, तब उसके बाद इस पे काम जरूर ज़्यादा बढ़ गया। और अगले 4-5 साल में हमने देखा कि किस तरीके से भारत यहाँ पे आगे बढ़ा है। और इस साल के अंत तक हम एक्सपेक्ट करें कि फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप भी देश का हमें देखने को मिल जाएगा। जया बिल्कुल, और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप सौंपी अश्विनी वैष्णव ने, वो बहुत गौरवपूर्ण क्षण था। हम देख रहे हैं इस वक्त 33 से ज्यादा देश यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं तापस, और निवेशकों ने भी खासी रुचि दिखाई है भारत में आके निवेश करने की। किस तरह से आप देखते हैं इस वक्त एक बड़ी संख्या में जो भारत का युवा है इस सेमीकॉन इंडिया 2025 में हिस्सा ले रहा है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक अपने लोकल आईपीओ को प्रोत्साहित करने का भी बात की है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये युवाओं के लिए बहुत अहम है। आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं, यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बहुत युवा यहाँ पे आए हुए हैं। इनफैक्ट इनकी यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि इसके बारे में जानना। सेमीकंडक्टर जो है अब धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि कोर्स करिकुलम में भी आने लगा है, और ये जो नई जनरेशन है उसको बहुत आकर्षित करा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जया 2030 तक करीब 1 मिलियन स्किल वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये जो है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कही है या फिर जो अभी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे एआई और ये आईओटी, मशीन लर्निंग
और इन पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और सेमीकंडक्टर जो है वो उसका बहुत अभिन्न अंग है। तो कहीं ना कहीं एक नई युग की शुरुआत हम देख पा रहे हैं और इस पे बहुत पैसा सरकार खुद लगा रही है। हमने देखा कि जो मिशन था जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, जिस पे करीब करीब 76,000 करोड़ जब शुरुआत की गई थी तो उसमें लगाया गया था 76,000 करोड़, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिससे शुरुआत की थी कि उससे ऑलरेडी 65,000 करोड़ का ऑलरेडी निवेश हो चुका है। करीब 10 भारत में सेंटर सेमीकॉन सेंटर स्टार्ट हुए हैं और ऐसे और भी सेंटर्स यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। हमने यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जितने भी कंपनीज आए हैं, उनसे बात की है। हम बहुत एक्साइटेड है कि देश में खुद मेक इन इंडिया सेमीकॉन इंडस्ट्री आगे बढ़े, उसका ये लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि दुनिया देखेगी किस तरीके से भारत आगे बढ़ता है। कहा उन्होंने कल कि एक ज़माना था 70-80 के दशक में कि ऑयल यानी तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन अब ये जो सेमीकॉन है इसको अब डायमंड कहा जाता है। तो ये डायमंड अब हमें चाहिए और सेमीकॉन इंडस्ट्री अब पूरी जो भारत की तरफ उसका रुख है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं आपके पीछे जापानी पेविलियन वहां पर लगा हुआ है। किस तरह से आप वहां देख रहे हैं, एक सेंटिमेंट है आज इन्वेस्टर्स में और जो इंडस्ट्री लीडर्स में कि कैसे आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्रांति लिख रहा है, और क्या कुछ सेंटिमेंट है वहां पर इस क्षेत्र को लेकर, कैसे और इसमें हम नवाचार देख सकते हैं, कैसे और इसमें कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और रोजगार के क्षेत्र में भी एक बड़ी छलांग है। बिल्कुल, अभी मैं कहना चाहूंगा कि करीब 350 से एग्जिबिटर्स है, करीब 15,000 से ज्यादा विजिटर्स अगले आज और कल में हमें और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 3 दिन का ये एग्जीबिशन है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 15,000 से ज्यादा यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए। 4 कंट्री पवेलियंस हैं यहाँ पे, 6 कंट्री राउंड टेबल्स होने वाले हैं, 9 इंडियन भारतीय जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे शिरकत कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि 10 अप्रूव अभी तक प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो जो थीम है इस पूरे सेमीकॉन 2025 का वो है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। तो आप समझ सकते हैं कि अगला पावर हाउस सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनना है। नवाचार है, आपने सही कहा, स्टार्टअप्स। हमने इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप मित्रा से बात की जो इस पे बहुत काम कर रहे हैं। एक जो टॉपिक है सेमीकॉन इंडस्ट्री का उस पर काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े कंपनी से यहाँ पे बात की, वो लोग उन पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, आप मेरे ठीक पीछे एक जो डेल्टा का एक रोबोटिक आर्म है, ये जो रोबोटिक आर्म है, यहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे थोड़ी देर पहले और उन्होंने इस पे उससे एक गेम चल रहा था, वो गेम भी देखा। इनफैक्ट बराबरी का गेम रहा। प्रधानमंत्री ने जाते जाते वहां पे लिखा वंदे भारत और अपना सिग्नेचर दिया। दर्शाता है कि प्रधानमंत्री कितने कीन है कि नई टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये जो नेतृत्व मिला है उसी के बदौलत आज हम देख पा रहे हैं कि जनरली जो इंडस्ट्री जिसको 15-20 साल लगते हैं मैच्योर होने, वो आज 5 साल के अंदर एक इकोसिस्टम तैयार करने में कामयाब हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तपस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया का ये दूसरा दिन है जहाँ पर लगातार विजिटर्स का आना जारी है। 33 से ज्यादा देश इसमें शिरकत कर रहे हैं, करीबन 350 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पर पहुंची हैं और देख रही हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो क्रांति यहाँ पर भारत की ओर से निकल कर आ रही है उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर सेमीकॉन इंडिया 2025 पेश करता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है।
ब्रेक के बाद स्वागत है और आज की एक और सबसे अहम खबर जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं वो है जीएसटी काउंसिल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक पर सभी की नजरें हैं। 2 दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बैठक में रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बैठक से पहले कल कहा था कि आगामी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार कर प्रक्रियाओं को और सरल बनाएंगे और विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेंगे। इससे छोटे व्यवसायों की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्रारंभिक समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के एक समूह के साथ प्रस्तावित सुधार का एक खाका साझा किया था। जीओएम ने कर दरों को कम करने के केंद्र के प्रस्ताव पर सहमति जताई। अब काउंसिल इन सिफारिशों पर विचार करेगी। प्रस्तावित सुधारों में मौजूदा 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 कर दरें रखना प्रमुख है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से कर लिया जाएगा। कर स्लैब में कटौती और इसके चलते कीमतों में होने वाली कमी से उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है। ये कर सुधार दिवाली से पहले अक्टूबर में लागू होने की संभावना है। तो जीएसटी रिफॉर्म पर काउंसिल की बैठक हो रही है। अजय मिश्र इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी हैं, कौन से सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, कौन से सेक्टर्स को नुकसान होगा और दरों में बदलाव की संभावना को लेकर काफी उत्सुकता है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है? देखिए, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है उसकी जो बात प्रधानमंत्री ने की थी वो अब ज़मीन पर आने के लिए बिल्कुल तरह से तैयार है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक है, इससे पहले जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक में जो तमाम रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के, ईज़ ऑफ लिविंग को लेकर के, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा हो चुकी है। तो अब ये एक के बाद एक प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखे जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इन 2 दिनों के मंथन के बाद उपभोक्ताओं को काफ़ी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। अगर आपने सेक्टर्स का जिक्र किया, सेक्टर्स में माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस सेक्टर, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स के लिए जो जितने भी आइटम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन सब में रियायत मिल सकती है। और ज़्यादातर जो वाइट गुड्स हैं जिसका हम और आप इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी जो कीमतें हैं वो कम होने की उम्मीद है। हम अभी स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपके मतलब पहले से जो टैक्स का दायरा है उससे कम के स्लैब में आएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझना कि जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही है कि जो मध्यम वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसान हैं, ये 4 मोटी कैटेगरीज हैं। जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आपका टैक्स का इंसिडेंस कम होगा। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जीएसटी की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक रिफ़ंड आना, आपके ऑटोमेटिक रिटर्न आपको मिल जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कारोबारियों के लिए भी अच्छी खबर है, आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है। और ये भी इस बात की भी एनालिसिस की जा रही है कि क्या राज्यों को इसका कोई नुकसान होगा। उसके लिए जो कॉम्पनसेशन सेस है उसको लेकर के भी मंथन चल रहा है। उम्मीद है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये जो नुकसान का आकलन किया जा रहा है उसमें भी कमी आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। अजय, इंश्योरेंस सेक्टर का आपने जिक्र किया। इंश्योरेंस को लेकर बीते हफ्ते भी चौधरी साहब का एक बयान आया था। तो इस सेक्टर से काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं कि अगर इंश्योरेंस में किसी तरह की कोई रियायत मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, तो उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो नॉर्मल इंश्योरेंस है उसमें इंडिविजुअल्स के लिए अगर प्रीमियम को, जिस पे अभी 18% का टैक्स लगता है, अगर उसको कर के दायरे से बाहर रखा जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। तो ये कहा जा रहा है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो जीओएम है उसने इस सिफारिश को स्वीकार किया है कि जो हेल्थ एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंसेज हैं उनके ऊपर जो प्रीमियम है उस पर टैक्स जो है वो निल किया जाए, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ
एक और मामला है मेडिसिन का। तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर लगातार सरकार कम करती जा रही है जो जीएसटी की रेट्स हैं, और अब ये माना जा रहा है कि इसको भी आप बिल्कुल ज़ीरो की कैटेगरी में ही आते हुए देख सकते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा। जो पेनिट्रेशन है पूरे देश में बीमा को लेकर के, वो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, अगर कोई खबर आती है, बदलाव होता है, तो दिवाली से पहले ही यहाँ पर उसको अमल में लाया जाएगा। तो उसको लेकर बाजार में सेंटिमेंट भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, और उपभोक्ता तो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये रेट कट्स का अनाउंसमेंट हो और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जैसा कि माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास जब खरीदारी होती है, और एक ही दिन में आप देखिए 10-15 हज़ार करोड़ रुपए की खरीदारी होती है, तो उससे पहले धनतेरस में सोने चांदी की खरीदारी होती है। भी माना जा रहा है कि स्पेशल रेट जो अभी 3% का है सोने चांदी पर, उसको घटा करके आधे परसेंट से 1% के बीच में लाने की भी बात है। तो वहाँ पर भी शायद आपको रियायत देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है, कहा जा रहा है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 1200 सीसी तक के जो पेट्रोल इंजन वाले गाड़ियाँ हैं, या फिर 1500 सीसी की डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, उनको 28% से नीचे 18% के दायरे में ले जाने की उम्मीद है। ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं 40 लाख से नीचे वाली, उनको शायद 18% या फिर उस श्रेणी में रखा जा सकता है। हो सकता है 40 लाख से ऊपर जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको 40% के स्लैब में रखा जाए। तो मोटे तौर पर आप देखेंगे कि जो अभी 5%, 12%, 18% और 28% के रेट्स हैं, सिंप्लीफाई होकर के अब केवल 5% और 18%, यानी 2 ही रेट्स रहेंगी। 90% आइटम जो अभी आप 12% के 99% आइटम जो 12% के अभी श्रेणी में है, वो आपको 5% में आते हुए दिखाई देंगे। और 28% के कैटेगरी में जो अभी करीब 90% आइटम्स हैं, वो आपको 18% की कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे। 40% की एक स्पेशल कैटेगरी होगी जो है, जिसमें जिसको डीमेरिट कैटेगरी कहा गया है, जिसमें तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, कुछ लॉटरी टिकट्स, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह की चीज़ें जो कि नशा से संबंधित है, प्रॉफिटेरिंग से संबंधित है, वो 40% की श्रेणी में आ सकती हैं। लग्जरी आइटम्स से भी कहा जा रहा है, लग्जरी जो कारें हैं हो सकता है 40% की श्रेणी में आए, लेकिन जो अफोर्डेबल गाड़ियां हैं, जो ईवी है, वो शायद आपको 18% की कैटेगरी में आए। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर हो जाएगा। 10% का अगर रिडक्शन होता है, उसी तरह से 12 से अगर 5 यानी 7% का रिडक्शन अगर आपके डेली आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी काफ़ी अभी 28% की कैटेगरी में है। मिसाल के तौर पर हम टेलीविज़न लेने जाते हैं 32 इंच से नीचे का, तो आपको 28% देना पड़ता है। वो अगर इस पर 18% पे आता है, तो वहाँ भी कीमतें गिरने की उम्मीद है। तो दिवाली, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग वाइट गुड्स, मतलब जो एसेंशियल्स हैं घर के, उनको खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोने चांदी के लिए खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मौके का ऑटोमोबाइल की बिक्री पर काफ़ी सकारात्मक असर पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, और ये थोड़ा सा ध्यान रखा होगा कि जो किसानों से जुड़े जो भी चीज़ चली, फार्म प्रोड्यूस हैं या फिर फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो आपको 5% की कैटेगरी में आते हुए दिखाई देंगे। ये तय है। स्टूडेंट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इरेजर हो, पेंसिल हो सकता है उसको नील कैटेगरी में ले लिया जाए। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो मोटे तौर पर या तो एग्जेम्प्ट रहेंगी या फिर 5% की कैटेगरी में रहेंगी। तो मोटे तौर पर 80-90% चीज़ें का जो इस्तेमाल हम आप करते हैं, वो 0 से 5% पे आएंगी। जो एसेंशियल है, सर्विस सेक्टर जो है, जो कि एक तरह से इकॉनमी का एक बहुत बड़ा रीढ़ माना जाता है, वो 18% पर रहेगा मोटे तौर पर। और जो सिन गुड्स से हमने बात किया, डीमेरिट गुड, तो आपके पास एक मेरिट स्लैब होगा, एक स्टैंडर्ड स्लैब होगा 18% का, उसके बाद डीमेरिट स्लैब होगा। ये 3 ही होंगे। बाकी चीज़ों को, प्रोसेस को और भी ज़्यादा सरल बनाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के जीएसटी रिफॉर्म्स हैं जिस पर भी मंथन चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल